बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वीनस स्पोर्ट्स के साथ आपका मेज़बान शहजादा मोइन हाजिर है। हम अपने प्रोग्राम में पाकिस्तान और दुनिया भर में होने वाले खेलों के हवाले से बात करते हैं और कोशिश करते हैं कि पाकिस्तान में ग्रास रूट लेवल से जो खेल खेले जाते हैं उसको उजागर करने की कोशिश करते हैं। इसी हवाले से आज हमारे प्रोग्राम में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं इमरान कदीर साहब, जो स्पोर्ट्स लवर हैं और ख़ासकर जो है खेलों पर बड़ी गहरी नज़र रखते हैं और बेबाक जो है तबसरे भी करते हैं। इमरान साहब, वेलकम टू शो। और उसके साथ साथ जो है सीनियर सहाफ़ी हमारे साथ मनव्वर अली साहब मौजूद हैं, जो तकरीबन 30 से 35 साल का अरसा हो गया है सहाफ़त करते हुए। उन्हें दोनों हजरात को जो है स्टूडियो में खुशामदीद। इमरान साहब, सबसे पहले तो ये बताएं, बड़ी गहरी नज़र रखते हैं आप खेलों पर, हर टॉपिक खेल की हो तो उस पर आप इस तरह नज़र रखे हुए होते हैं कि अगर ज़रा सी बात किसी की गलत हो जाए तो वो भी अपनी नज़र में आप रखते हैं और उसको भी डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले आज आपसे बात शुरू करते हैं हम पाकिस्तानी साबका कप्तान सरफराज अहमद के हवाले से। तो क्या कहेंगे सरफराज अहमद के हवाले से? इमरान साहब, एक वक्त था कि सरफराज ने सीरीज जो है T20 की 11 सीरीज जिता दी पाकिस्तान को, फिर वक्त ऐसा आया कि उसे साइड लाइन लगा दिया गया, उसकी कैप्टनशिप चली गई। तो क्या वजूहत थी उसकी, क्योंकि आप उन पर बड़ी गहरी नजर रखते थे? देखिए, सरफराज एज ए प्लेयर तो बहुत अच्छा प्लेयर है, एस्टैब्लिश प्लेयर है। अंडर 19 वर्ल्ड कप भी उसकी एक अचीवमेंट्स में से आता है, T20 चैंपियंस ट्रॉफी भी उसके अचीवमेंट्स में से आती है। देखिए, नज़र भी लगती है, ठीक है। आप हर रूज को जवाल भी आता है, लेकिन मैं समझता हूँ कि सरफराज जब अपने पीक पे थे तो कंपटीशन उतना स्टिफ नहीं था जितना अब है। अब आपके पास बेंच स्ट्रेंथ पे ऑप्शन है। सरफराज को भी अपना देखना पड़ेगा कि उसकी स्ट्रेंथ्स, एरिया ऑफ एक्सपर्टीज़, विकेट कीपिंग तो है, लेकिन अब विकेट कीपिंग में, बैटिंग में वो कहाँ खड़ा है, ठीक है। मैं समझता हूँ कि सरफराज को कप्तानी 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 करके, इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन कैप्टनसी, ही शुड फोकस मोर ऑन क्रिकेट, ही शुड फोकस मोर ऑन बैटिंग। अब देखिए, रिजवान ने अपने आप को कैसे स्टैब्लिश किया। रिजवान पे एक लेबल था कि ये T20 का प्लेयर नहीं है। आज वो हर फॉर्मेट पे ना सिर्फ खेल रहा है, वो डोमिनेट कर रहा है। एंड आई बिलीव के कंपटीशन और चार्मिंग भी आती जा रही है उसके अंदर। कंपटीशन आपको सिर्फ इंप्रूव करवाता है। आप एक आपस में हेल्दी कंपटीशन रखते हैं। सरफराज हैज टू एक्सेप्ट नाउ कि देयर इज अ कंपटीशन नाउ। एंड अगर आप वो बैटिंग टर्म्स में देखें तो उसकी स्ट्रेंथ, वो इनिंग बना सकता है, डोमिनेट नहीं कर सकता। उसको अपनी बैटिंग, थोड़ी सी टेक्निक, एग्रेसिव क्रिकेट की तरफ लानी पड़ेगी, पावर हिटिंग की तरफ लानी पड़ेगी। वो डिक्टेट, वो एडम गिलक्रिस्ट बनना पड़ेगा, ठीक है। आपको उस साइकोलॉजी में घुसना पड़ेगा। ही हैज टू लेस इन दो शूज। तो एज अ ह्यूमन बीइंग, एज एन एक्सीलेंट पर्सन, एज अ क्रिकेटर, ही हैज अ लॉट ऑफ एक्कोलेट्स, अचीवमेंट्स, लेकिन अब उसको ये देखना है कि मैं इस वक्त कहाँ खड़ा हूँ और मेरा मुकाबला किन के साथ है। तो वो बंदे को एक तरीका तो ये भी है कि आप गुस्सा करें, ठीक है, इल्ज़ाम तराशी करें। खैर, आई एम श्योर कि वो प्रोफेशनल है, वो इन चीज़ों में नहीं पड़ेगा। हाँ, जो चीज़ करने वाली है, उसने अपनी फिटनेस पे बहुत काम किया है। विजिबली नज़र आता था टेस्ट मैच में, मैं भी स्टेडियम में था, तो ठीक है वो मैच नहीं खेला, लेकिन वार्म अप्स पे, ब्रेक्स में वो कोई सेशन नहीं छोड़ता था। वो उसकी इंटेंट शो कर रहा है। मगर उसकी विकेट कीपिंग किसी को डाउट नहीं है। कामरान अकमल की विकेट कीपिंग पे हमें डाउट होता था कि यार कैच छोड़ देगा कोई ना कोई। इसके पास वो मसला नहीं है, इसका मसला बैटिंग है। He has to focus more on batting and I personally think मेरी कोयटा ग्लैडिएटर्स से भी यही ख्वाहिश है कि कप्तानी से उसको बेचारे को रिलीव करें, वो फोकस करे, एज ए स्पोर्ट्स पर्सन अपने आप को एस्टैब्लिश करे। लेकिन आप कह रहे हैं कि कप्तानी उसे जो है रिलीज कर दिया जाए, लेकिन जो कोटा ग्लैडिएटर्स के ऑनर है नदीम उमर, वो तो अभी पिछले दिन उनसे बात हुई तो उनका यही कहना था कि हम जो है कंटिन्यू करेंगे सरफराज अहमद को भी 8वें एडिशन में। देखें, आपकी पाकिस्तान क्रिकेट टीम में बहुत सारे जब सीनियर प्लेयर्स भी होते हैं तो काफ़ी सारे कैप्टन रह चुके होते हैं। लेकिन इसमें तो कोई सेकंड राय नहीं है ना कि वो तजर्बाकार खिलाड़ी है, उसकी कप्तानी अच्छी है, लेकिन उस पर मैं इजाफी बोझ एट ए टाइम जहाँ उसका फोकस कप्तानी से हट के बैटिंग पे होना चाहिए। तो अगर आप उसका रिजल्ट चाहते हैं, आप चाहते हैं कि वो कंपटीशन में आए, वो हमारा पाकिस्तान का भला ही है इसमें। आपकी बेंच स्ट्रेंथ पे 2 अच्छे बैट्समैन, 3 अच्छे बैट्समैन हो जो कि विकेट कीपर हों, तो अगर एक को खुदा न खास्ता इंजरी होती है या आप अपनी T20, ODI और वनडे सेपरेट करना चाहते हैं, तो एक एक्सपर्टीज, यानी वो अगर एक T20 में एक्सपर्ट हो जाए, ODI में भी बेशक T20 वनडे वाला चल जाएगा, टेस्ट में किसी को यंग को रखें, तो आपके पास बेंच स्ट्रेंथ स्ट्रॉन्ग करने का टाइम है, रादर दैन कि कप्तानी कप्तानी और कप्तानी करें। कप्तानी तो आनी जानी है, आज बाबर है, कल कोई और होगा, ठीक है। तो अब उस पे बेचारे पे इस वक्त बहुत ज़्यादा प्रेशर है कि ही हैड अ कैप्टनसी लेबल, लेकिन वो अब कैप्टन भी नहीं है और अब वो प्लेइंग 11 में भी नहीं है। तो पहले प्लेइंग 11 को एड्रेस करें,
कप्तानी फिर आ जाती अच्छा, है। कप्तानी की बात हो रही है तो समझते हैं कि जिस तरह भी हमारी सीरीज़ गुजरी है ऑस्ट्रेलिया खिलाफ है, जहां पर हम टेस्ट मैच भी हारे, T20 सीरीज़ भी हारे, वनडे सीरीज़ हम जीतने में ज़रूर कामयाब हुए, तो समझते हैं कि तीनों फॉर्मेट के लिए जैसे दीगर ममालिक के कप्तान अलग अलग होते हैं, तो समझते हैं पाकिस्तान में भी ऐसा कुछ हो कि बाबर को एक फॉर्मेट का कप्तान बना दिया जाए, दूसरे को T20 का, किसी को वनडे का। देखें, इसका कोई बेस्ट आंसर नहीं है। मैं तो सिर्फ सिंपल बिलीव करता हूँ, पाकिस्तान क्रिकेट इज़ पीस एंड पार्सल ऑफ द वर्ल्ड क्रिकेट। क्या जो सक्सेसफुल टीम्स हैं जिनकी सक्सेस रेशियो पाकिस्तान से ज़्यादा है, उनकी स्ट्रेटजी क्या है? आपको इंग्लैंड का मॉडल देखना पड़ेगा, आपको इंडिया ऑस्ट्रेलिया का मॉडल देखना पड़ेगा। मेरा ख्याल से इसके अंदर ही आंसर अवेलेबल है। अच्छा मनवर साहब, बड़ी गहरी नज़र होती है ग्राउंडों पे आपकी। कराची के अंदर खेलों के मैदान बहुत कम है, क्या समझते हैं क्या वजूहत है जो गवर्नमेंट इस तरफ तवज्जो नहीं दे रही? दरअसल बात यह है कि जो मौजूद हैं ग्राउंड, उनकी हालत भी बहुत ख़राब है। ठीक है ना, कहीं पे लैंड माफिया ने कब्ज़ा किया हुआ है, कहीं कचरा डंप किया जाता है, और कहीं इससे भी बदतर हालत है। अगर उन्हीं को जो मौजूद हैं उन्हीं को बेहतर कर लिया जाए तो इलाके के जो बच्चे हैं, लड़के हैं, वो वहाँ खेल सकते हैं। अब चूँकि ग्राउंड तो है नहीं, तो वही बच्चे गलियों में खेलते हैं। किसी का शीशा टूटता है, किसी के बॉल लगती है, अक्सर शिकायतें होती हैं। और आप देखें इतवार के दिन जब छुट्टी होती है तो अक्सर आप देखें सड़कों पे ही क्रिकेट खेल रहे होते हैं लोग। उसकी जो वजह है वो सिर्फ यही है कि खेल के मैदान नहीं है, और जो मैदान थे वो ज़ुबू हाली का शिकार है। अगर हुकूमत इस पे संजीदगी से गौर करे, तवज्जो दे, और जो सिटी गवर्नमेंट है वो तवज्जो दे, तो ऐसे जो मैदान हैं वो बहुत अच्छे हो सकते हैं। अच्छा, मैदानों के साथ साथ पार्कों की भी हालत जो है बहुत ज़्यादा ख़राब है, हुकूमत उस तरफ भी तवज्जो नहीं देती है, क्योंकि एक हेल्दी एक्टिविटीज़ हो जाती है वहाँ पर। लोग पार्क में जाते हैं, रनिंग करते हैं, बैठते हैं, खुली फ़िज़ा में बैठे हुए नज़र आते हैं, तो समझते हैं कि पार्कों की भी हालत पर तवज्जो देनी चाहिए। देखें, यहाँ हमारे यहाँ जो खेल के मैदान ही नहीं है, पार्क नहीं है, तफरीह के लिए यही जगहें होती हैं कि आदमी वहाँ जाए, अपनी फैमिली के साथ वॉक करे, वहाँ बैठे, वहाँ पेड़ हों, फूल हों, घास हो। यहाँ ऐसा नहीं है, और इसमें बहुत सारे लोग मतलब हम शहरी भी ऐसा है कि हमारा भी मतलब उसमें वो है, क्योंकि अगर हम चाहें, हमारे घर के पास एक पार्क है और वो ख़राब हालत में है, तो हम अपनी मदद आपके तहत भी वहाँ पौधे लगा सकते हैं, उनकी देखभाल कर सकते हैं। जब पेड़ और पौधे गवर्नमेंट लगाती है, बल्दिया लगाती है, तो अक्सर पानी नहीं होता, माली नहीं होता, और उस पर तवज्जो नहीं दी जाती, तो वही पौधे, वही पेड़, वो सब चीज़ें सूख जाती हैं, ख़राब हो जाती हैं। तो मैं तो ये समझता हूँ कि कोई बाकायदा एक ऐसी टीम हो जो जाके सरप्राइज़ विज़िट करे। ये नहीं कि साल में एक दफ़ा कहीं पे हमने फूल लगाए, अच्छे जो वो की एक नुमाइश, और सबको खुश कर दिया 3 दिन के लिए कि भाई देखें ये हमने कितने अच्छे मौसम के फूल लगाए हैं, और ये देख रहे हैं, एग्ज़िबिशन हो रही है, लोग आ रहे हैं, खुश हो रहे हैं, तस्वीरें खिंचवा रहे हैं। ये तो पूरे साल होनी चाहिए हर जगह, क्योंकि मौसम तो हर वक्त हर तरह के फूलों से और पेड़ों से मुतालिक है। इसी तरह आप मेन सड़कों पे देख लें, कचरे की जो डस्टबिन है वो भरे हुए रखे होते हैं। जब आप वहाँ से गुज़रते हैं तो आपको उसमें स्मेल आती है और बहुत बुरा असर पड़ता है। मैं समझता हूँ कि बाहर ममालिक में ऐसा नहीं होगा, उसकी जगह कोई फूलों के गुलदस्ते रखे होंगे, कोई इस तरह की शजरकारी हो रही होगी जिसे देख के माहौल भी अच्छा हो, माहौल भी अच्छा होता मौसम दिखाई देता है। इमरान साहब, है हालिया सीरीज़ गुजरी है, तो समझते हैं कि अब हमें जो ओवर एज जो प्लेयर हैं, ख़ासकर इफ्तिखार अहमद, नुमान अली, साजिद अली, बेशक ये परफॉर्म करते हैं, लेकिन जो एज है इनकी बहुत ज़्यादा हो गई है। क्यों ना हम अब नौजवान खिलाड़ियों को जो है चांस दें, क्योंकि हम बेंच पे देखते हैं कि काफ़ी अच्छे और जो टैलेंटेड प्लेयर बैठे हुए नज़र आ रहे हैं। अगर आप जाहिद महमूद की बात करें, उसके साथ साथ आप उस्मान कादिर की बात करें, शाहनवाज धानी की बात करें, मोहम्मद हारिस की बात करें, रोहेल नज़ीर की बात करें, आज़म खान की बात करें, तो समझते हैं कि अब इनको भी चांस देना चाहिए। देखें, एज इज़ जस्ट अ नंबर। देखें, तजर्बा का कोई नेबल बदल नहीं है, बट अगर आप सारे ही बुजुर्ग खिलाएंगे तो बहुत बड़ा मसला है। देखें, फास्ट बॉलिंग, स्पिनर होना, ऑलराउंडर होना और स्पेशलिस्ट बैट्समैन होना, ये सारे अलग डिपेंड्स हैं, अलग अच्छा डिपार्टमेंट इमरान साहब, फास्ट बॉलर की क्या एज होनी चाहिए, किस वक्त तक वो रिदम में रहता है? क्योंकि फास्ट बॉलर की लाइफ ही 4-5 साल होती है। अगर हम 25 साल के बाद किसी प्लेयर को लाते हैं फास्ट बॉलर को, तो उससे तवक्को करते हैं कि हम 5 विकेटें 10 विकेटें वो टेस्ट मैचेस में हासिल कर ले। देखें, एज
तो यंग आदमी फास्ट बॉलर होता है। और मेरा पर्सनल बिलीफ ये है कि मैरिज भी एक फैक्टर होता है कि मैरिड फास्ट बॉलर की स्पीड नेचुरली थोड़ी डिप्लीट होनी शुरू हो जाती है। फास्ट बॉलर होने के लिए पैशन बहुत ज़रूरी है, जज्बा, जोश, फोकस, ट्रेनिंग। तो आप अगर एक सिंगल एक बैचलर एथलीट है, वो शायद ज़्यादा फोकस से, अभी शाहीन शाह सिंगल स्टेटस पे है, आप देखिएगा कि जिस फास्ट बॉलर की शादी हुई है उसकी स्पीड थोड़ी सी कम होनी शुरू हुई है। समझते हैं कि हसन अली रिसेंटली देखिए, हुए हसन हैं अली तो is an उनके example। फर्क आया इस चीज का हसन भी। अली इज एग्जांपल, अब्दुल रज़ाक इज एग्जांपल। देखिए अच्छे प्लेयर्स हैं, बहुत अच्छे प्लेयर्स हैं, मगर स्पीड इज नॉट द ओनली यार्ड स्टिक जिससे कि आप फास्ट बॉलर की सक्सेस को गेज करते हैं। शोएब अख्तर फास्टेस्ट बॉलर है, पर क्या उसकी सबसे ज्यादा विकेटें? तो स्पीड इज जस्ट वन फैक्टर। आप विकेट कितने लेते हैं, इफेक्टिव कितने रहते हैं। अब एक सर्टेन स्पीड से नीचे आप एक मीडियम पेसर हो जाते हैं, फिर आपको बैट्समैन डोमिनेट करते हैं, तो आप अच्छे होने के बावजूद, अच्छी लाइन और लेंथ पे पिच करने के बावजूद इफेक्टिव नहीं रहते। इफेक्टिव नहीं रहते क्योंकि वक्त गुजरने के साथ साथ आपके ओवर एज पे भी जो बहुत ज़्यादा फ़र्क महसूस हो जाता है और उस पर बॉलिंग पे भी असरात होते हैं। इस वक्त ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आते हैं तो गुफ्तगू को मज़ीद जारी रखते हैं। ब्रेक से पहले बात हो रही थी फास्ट बॉलिंग के हवाले से इमरान साहब से। इमरान साहब, फास्ट बॉलिंग तो हमारा हथियार है ही है। हम स्पिनर्स पे भी काफ़ी अच्छा फोकस करते दिखाई दे रहे हैं। नुमान और साजिद अच्छे स्पिनर्स हैं, लेकिन हमें बैक पे अगर देखें तो जाहिद और उस्मान कादिर भी हमारे साथ मौजूद हैं, तो समझते हैं। लेकिन हमारे पास जीनियन ऑफ स्पिनर नहीं आ रहा है, क्या वजूहत हैं? देखिए, मैं फास्ट बॉलर पे पहले आना चाहूँगा कि एक फास्ट बॉलर इंजरी प्रोन होता है, तो एक यंग आदमी, अब मैं समझता हूँ कि अंडर 19 वाले को टेस्ट मैच में एक लाजमी खिलाना चाहिए एज अ पॉलिसी, कि आपका जो स्टार प्लेयर है वो वाई नॉट एलिवेट हिम, उसको ऊपर लेकर आए। जहाँ आप स्पिनर की बात कर रहे हैं, ये एक बदकिस्मती कह लें कि जी हमारे पास स्पिनिंग ट्रैक्स होते हुए अगर ऑफ स्पिनर नहीं अवेलेबल, लेकिन उसमें एक हद तक, बहुत हद तक दूसरा फैक्टर भी है कि जब सईद अजमल हमें मिला, सईद अजमल के बाद से देखिए गैप है, बहुत हमें लंबा उस गैप लेवल है। पे कोई ऑफ स्पिनर नहीं मिला, क्योंकि अब दूसरे को कटेल कर दिया गया। अब एक अब और साजिद किस तरह करेंगे? साजिद का एक्शन जरा डिफरेंट है। देखें, अब आसिफ अली हमारे पास मौजूद है। आसिफ अली भी, आसिफ अली और ये अभी नहीं, खुशदिल मेरा से लेफ्ट हैंडेड है, तो आपके पास वो उस लेवल के ऑफ स्पिनर्स नहीं है जो कि एक दौर में होते थे। लेकिन वो उसमें बहुत हद तक आई थिंक आईसीसी का भी रोल है कि अगर वो दूसरे को दोबारा कंसिडर करे, अलाउ करे, तो हो सकता है कि आपके पास ऑफ स्पिनर उस लेवल के आए। ठीक है, जब तक आप लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं देंगे, आपने एक यानी ऑफ स्पिनर को। इमरान साहब, आपकी एक बात को काट रहा हूँ, डोमेस्टिक क्रिकेट पे अगर सेलेक्टर्स जो है ग्राउंड तक नहीं जाएंगे तो उन्हें कैसे पता चलेगा कि ये एक जीनियन ऑफ स्पिनर है, कितनी लाइन और लेंथ पे बॉल कर रहा है, किस विकेट पर किस तरह परफॉर्मेंस दिखा रहा है? ये तो सेलेक्टर्स का काम है। लेकिन ये एक अनफॉर्चुनेट पार्ट है कि यार सिलेक्टर भी एक ह्यूमन बीइंग है और वो हर मैच तो नहीं अटेंड कर सकता, लेकिन वो रिजल्ट्स, आई थिंक फिगर स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। तो अगर कोई ऑफ स्पिनर इस कैलिबर का है, 5 विकेटें ले रहा है, 4-डे मैचेस में ले रहा है, डोमेस्टिक में ले रहा है, तो वो खुद ही प्रोमिनेंट हो जाएगा। लेकिन मैं पर्सनली यही समझता हूँ कि ऑफ स्पिन में जो आर्ट ऑफ ऑफ स्पिन है, वो उसमें से आपने दूसरे के फैक्टर को और 15 डिग्री के जो एंगल को आपने बेस बनाया, उसके बाद से बहुत हद तक यूथ या जो ऑफ स्पिन में इंटरेस्ट रखते थे वो आपको उस लेवल पे रिजल्ट्स नहीं मिल रहे। बट देन अगेन आप इंडिया में देखें, रविचंद्रन अश्विन है, ठीक है, वो भी एक ऑफ स्पिनर है, ही इज कम्पीटिंग। तो अगेन इस पे थोड़ा सा काम करने की जरूरत है। आई थिंक सकलैन अब क्योंकि आपके पिच पे आ चुके हैं आपकी टीम में, आई थिंक इनको नेशनल जो ट्रेनिंग सेंटर है इसका क्रिकेट का, उधर भी थोड़ा सा आपको थोड़ा सा टैलेंट आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, और उस पर क्योंकि एक वर्ल्ड क्लास स्पिनर ऑलरेडी अब सर्विस दे रहा है, तो आई थिंक उसका फायदा उठाना चाहिए। बिल्कुल। मनवर साहब, समझते हैं कि कराची में जो है ग्रास रूट लेवल पर खेलों पर तवज्जो नहीं दी जा रही है? मैं ये समझता हूँ कि इसमें बहुत सारी वजूहत हैं। तो जैसे हमारे यहाँ स्कूल हैं, 2 साल से तकरीबन स्कूल ही बंद हैं कोरोना की वजह से, तो खेल तो क्या, पढ़ाई तो दोनों चीज़ें मुतासिर स्टार्ट हो गए। हाँ, अब स्कूल खुले हैं और ये तमाम स्कूलों में मुख्तलिफ़ टीमें होती हैं, क्रिकेट भी या फुटबॉल भी, ख़वातीन के यहाँ भी ऐसे ही है और मर्दों के यहाँ, यानी कि मेल फीमेल दोनों स्कूलों में ऐसा होता है, कॉलेजेस में होता है। और आजकल ये गेम दोबारा से चूँकि शुरू हो गए, खेले जा रहे हैं सब इसमें,
इसमें अब ये है कि थोड़ा वक्त तो लगेगा। तालीम के हिसाब से भी हमें बड़ा नुकसान हुआ है कोरोना में, पूरी दुनिया में हुआ, स्कूल बंद थे। अब ये है कि ये दोबारा से गेम शुरू हो रहे हैं और इसमें जो है वो बच्चे हिस्सा ले रहे हैं। अब अमूमन बात यह है कि इसमें स्पोर्ट्स में बड़ा बजट होना चाहिए और माहिरीन होने चाहिए, कोचेज़ होने चाहिए। जब तक हम इनकी तरबियत बच्चों की नहीं करेंगे तो वो बच्चे नेशनल लेवल पे लेकिन भी मनोज नहीं साहब, आएंगे। एक बेसिक वजह ये भी है कि एक दौर में इंटर स्कूल टूर्नामेंट्स हुआ करते थे, इंटर कॉलेजेट्स टूर्नामेंट हुआ करते थे, यूनिवर्सिटी लेवल के टूर्नामेंट्स हुआ करते थे, लेकिन अब वो फुकदान ऐसा हो गया है कि अब वो चीज़ होती नहीं है। नहीं, अब कुछ प्राइवेट स्कूलों के अंदर ये प्रोग्राम्स जी, हो रहे होते हैं, लेकिन गवर्नमेंट सतह पे ऐसे नहीं होते। प्राइवेट सतह पे है। अच्छा, माजरत के साथ हमारे यहाँ जो बदउनवानियाँ हैं, करप्शन है, मामलात हैं, मेरिट नहीं है, तो ये इस पे खेलों पे भी असर पड़ा है इससे। तो गेम क्या होता है और जीतता कोई है, खिलाते किसी को हैं, इस तरह से भी लोग जो हैं वो ज़रा दिल बर्दाश्ता होते हैं, बच्चे खुसूसन। जब उन बच्चों को उनका मेरिट के हिसाब से उनको तरजीह नहीं मिलती या उनको अवार्ड नहीं मिलता या वो उनको कामयाबी नसीब नहीं होती, तो वो सोचते हैं कि यार क्या करें। अच्छा मनोज साहब, बहुत सी जगहों पर है लैंड माफिया का भी कब्जा है खेलों के मैदानों पर, तो क्या कहेंगे किस तरह गवर्नमेंट उनको जो है आज़ाद कराने की कोशिश करेगी? क्योंकि आप काफ़ी अरसे से इस पे काम भी कर रहे हैं, तो समझते हैं कि अब वक्त आ गया है कि जो है खेलों की तरफ बहुत ज़्यादा तवज्जो दी जाए। जो लैंड माफिया है जो खेलों पर ग्राउंडों पर कब्जा करती दिखाई दे रही है, तो उसे ख़त्म किया जाए। सर देखें, ये ज़िम्मेदारी है KDA की, SBCA की। इन लोगों की ये ज़िम्मेदारी है कि ये ऐसे खेल के मैदान और जो पार्क हैं, जो चीज़ें हैं, वहाँ से लैंड माफिया का कब्ज़ा ख़त्म कराएं। अक्सर जगह चाइना कटिंग है और बेइंतहा है, कराची में, हैदराबाद में, हर जगह है, और यहाँ पे उसको ख़त्म करने के लिए कोई ऐसा नहीं है। बल्कि अगर सुप्रीम कोर्ट कोई ऑर्डर भी करती है तो यहाँ जो का अमला है वो उस पर इम्प्लीमेंट नहीं करता, जिसकी वजह से इम्प्लीमेंट करता भी है तो काफ़ी अरसे के बाद। हाँ, तो वो जो उस पर बहुत सारे फ्लैट बन जाते हैं, बिल्डिंगें बन जाती हैं। अब फिर वहाँ के जो रहने वाले हैं उसमें वो कहते हैं इसमें हमारा क्या कसूर है। ये तो आपको उस वक्त रोकना चाहिए था जब ये स्टार्ट हो रही थी, बिल्डिंग बन रही थी या ये चीज़। अच्छा, जब खेल और ये बच्चों के लिए नहीं होंगे, गेम नहीं होंगे, स्पोर्ट्स नहीं होगा, तो फिर वो बच्चे जो है दूसरी तरफ तवज्जो देते हैं, मसलन डर की तरफ। आप देखें आइस फला फला, स्कूल और कॉलेजेस भी महफूज नहीं रहे हैं। यानी कि ये नहीं कि वो बच्चा स्कूल नहीं जाता या कॉलेज नहीं जाता तो वो आइस पी रहा है या कोई डर इस्तेमाल कर रहा है। हमारे स्कूल और कॉलेजेस भी जो है अब महफूज नहीं है। वालिदैन जो हैं अपने बच्चों को जब स्कूल या कॉलेज भेजते हैं तो वो एक खौफ के उसमें रहते हैं कि ये कहीं ऐसा ना हो कि हमारा बच्चा गैर उसमें सरगर्मियों में हिस्सा लेने लगे और वो मंशियात का आदी हो जाए या गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलव्विस हो जाए। पहले ऐसा नहीं था। पहले बहुत ज़्यादा वालिदैन के पास भी वक्त होता था कि वो अपने बच्चों पे तवज्जो दें, और बच्चे भी जो थे वो इस माहौल के आदी नहीं थे, ना ये ऐसा कुछ था। अब तो हर गली कूचे में, हर बड़े नामी गिरामी तालीमी इदारे में ये एक स्टेटस बन गया है कि आइस पी रहे हैं, और अगर वो आइस नहीं पी रहा तो वो लोग कह रहे हैं कि आप तो कैसे बैकवर्ड हो। बच्चा तो वो घर में आके कहता है कि जी देखें वहाँ तो ऐसा हो रहा है, यहाँ ऐसा। तो इस तरीके से जो है, जो खेल नहीं है, मैदान नहीं है, उसकी वजह से बच्चे जो हैं वो गैर कानूनी सरगर्मियों में गैर कानूनी सरगर्मियाँ। इमरान साहब आइंदा साल जो है वर्ल्ड कप है ICC की T20 की, तो समझते हैं हमने तब तक तो कोई प्लान नहीं किया, हम अब तक मिडिल ऑर्डर सेट नहीं कर पाए, हम अब तक बेस्ट जो है ऑलराउंडर सेट नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि हम 4-5 लड़कों को लेके ज़रूर चल रहे हैं लेकिन उनमें सेलेक्ट नहीं कर पा रहे हैं कि किसे हमें खिलाना है। हम अगर देखते हैं तो खुशदिल शाह एक वाहिद निकल कर आए, वसीम जूनियर को कभी हम मैच खिलाते हैं कभी बाहर कर देते हैं। तो आप समझते हैं कि इनको कंटिन्यू चांस देना चाहिए? लेकिन आपको वर्ल्ड कप से पहले अपना बेस्ट प्लेइंग 11 डिफाइन करना पड़ेगा, बल्कि प्लेइंग 15-20 के तो आप डिफाइन करें, लेकिन उसमें से कौन से 11 लाजमी खेलेंगे। लेकिन अभी जो रिसेंट T20 की था ऑस्ट्रेलिया वाला, अब देखें आपने जब ओपनिंग दी रिजवान ने और बाबर ने, तो यू आर इन योर गेम। तो देखें दोनों टीमें अच्छी हैं, दोनों टीमें जीत के लिए खेलती हैं, दोनों टीमें अनलाइक टेस्ट मैच जहाँ पर आप एक नेगेटिव फ्रेम माइंड पे होते हैं चौथे 5वें दिन में कि यार बचाना है या जीतना है। लेकिन इस गेम की अगर मैं एग्जांपल दूं, T20 का जो एक ही वनडे हुआ है,
तो आप किसी स्टेज पे लगा नहीं कि आप जीत के लिए नहीं खेल रहे, आपने अगर आखिरी ओवर तक अगर स्कोर कम भी किया, पार स्कोर नहीं था, लेकिन आपने उनको भी 20वें ओवर तक खींचा। आपका मैं समझता हूँ कि जो प्रॉब्लम नज़र आ रहा है वो इफ्तिखार, खुशदिल शाह और आसिफ, ये तीनों बेचारे मैं इसलिए कहूँगा कि इन एक ही तीनों के कैटेगरी में आ साथ जा रहे एक ही टैग रहता है कि हमें से खेलेगा कौन। अब जब भी ये तीन खेलते हैं और इनमें से कोई एक आउट होता है तो दूसरे पे शायद एक इनहेरिट प्रेशर आ जाता है कि यार टॉप ऑर्डर में से तो निकल गए, अब मेरे पे डिपेंडेंसी है। वो प्रेशर में देखें, अब आप एक ऑस्ट्रेलिया सी टीम के आगे अगर आप प्रेशर नहीं ले सकते तो इस पे काम करने की ज़रूरत है। और यहाँ पर वो जो आपने सवाल किया था तजर्बा, ये तीनों तजर्बा ले रहे हैं, तजर्बा कार नहीं है, ठीक है। दे हैव टैलेंट, दे हैव द एबिलिटी। अच्छा इमरान साहब, तजुर्बे की बात कर रहे हैं तो समझते हैं कि इसमें शोएब मलिक का होना ज़रूरी था, क्योंकि एक तजुर्बेकार खिलाड़ी अगर टीम में मौजूद हो और फिट भी हो और परफॉर्मेंस भी दे रहा हो तो उसे दरकिनार करना तो मुनासिब नहीं था। देखिए, वर्ल्ड कप पर्सपेक्टिव से अगर पूछेंगे तो मेरा ख्याल है कि उसको स्क्वाड का हिस्सा होना चाहिए। और अगर कोई बंदा फिट है, वो देखें आज भी वो 3 रन जब लेते हैं तो एक यंगस्टर से तेज़ लेता है, तो इसका मतलब ये है कि वो अभी उसके अंदर एबिलिटी, पोटेंशियल और एबिलिटी है, वो डिप्लीट नहीं हुई। तो अगर मैं इसी तीनों को इनकी जगह एक शोएब मलिक या एक शादाब डाल देता, शायद रिजल्ट कुछ और होता। तो अगेन आपकी स्क्वाड प्लेइंग 11 तो अच्छा है और मेरा ख्याल है कि वर्ल्ड कप में एक अच्छा रिजल्ट देंगे। बिल्कुल इमरान साहब कह रहे हैं कि वर्ल्ड कप प्लानिंग 11 तो अच्छी है, ज़रूर है, वर्ल्ड कप में भी रिजल्ट अच्छे आएंगे। इस वक्त ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आते हैं तो गुफ्तगू को मज़ीद जारी रखते हैं। वक्फे से पहले बात हो रही थी कौमी क्रिकेट टीम के हवाले से कि टीम तो मजबूत है, अब परफॉर्मेंस की बात है। देखते हैं कि अगले साल वर्ल्ड कप है T20 का, तो उसमें क्या कारकर्दगी दिखाती है। मनवर साहब से भी बात करते हैं। मनवर साहब, कराची के अंदर समझते हैं कि जो नौजवान लड़कियां हैं जो खेलों के अंदर बहुत ज़्यादा एक्टिव नज़र आती हैं, उन पर भी तवज्जो दी जा रही है नहीं, या फिर हम देखते हैं कि नेशनल कोचिंग सेंटर में चले जाएँ तो तफरीहों का माहौल नज़र आता है, वहाँ पर भी ट्रेनर ट्रेनिंग करवाते हुए कम नज़र आते हैं, तफरीयाँ करते हुए ज़्यादा नज़र आते हैं। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, मैं चूँकि एक अरसे से इस शोबे से वाबस्ता हूं, तो मैं अक्सर स्कूलों में जाता हूं, उनके जो स्पोर्ट्स के डे होते हैं उसमें, और बड़े प्रोग्राम भी होते हैं। वहाँ मैं देखता हूँ वो जो बच्चियाँ होती हैं वो होती तो किसी और की हैं, और उनके मैचेस जो होते हैं, उनकी जो खेल की जो सरगर्मियाँ हैं वो दूसरे लोग देखते हैं, मेल फीमेल। और लड़कियों को इस वजह से भी वालिदैन आगे आने नहीं देते कि ये बच्ची है, इसके साथ क्या होगा। और जो आजकल माहौल है हरासमेंट का, वो बहुत ज़्यादा है। एक ख़बर चलती है, वो दूसरे चैनल पे, तीसरे चैनल, तो उससे जो है वालिदैन भी खौफज़दा हैं, वो बच्चियां भी खौफज़दा हैं कि पता नहीं हमारे साथ क्या होगा। वो अपने कॉलेज के अंदर ही खेलती हैं तो ठीक है। अब जब वो कोई बड़ा टूर्नामेंट होता है, किसी जगह उन्हें जाना होता है, किसी उसमें हिस्सा लेने के लिए, तो वालिदैन उसकी इजाज़त नहीं देते। वो कहते हैं कि नहीं भाई, हमें नहीं पता, क्योंकि हम तुम्हारे साथ जा नहीं सकते। मिसाल के तौर पे अगर कराची में रहती है बच्ची और प्रोग्राम कोयटा में है या इस्लामाबाद में है, तो वो उसका टैलेंट ख़त्म हो जाता है यहीं पे, उसको आगे नहीं जाने दिया जाता। कुछ वालिदैन ऐसे हैं जो रिस्क लेते हैं, मैं तो ये कहूँगा, क्योंकि जो माहौल है ना आजकल का, उसके हिसाब से तो वो रिस्क है। तो वहाँ पे जब वो उनको भेजते हैं तो उसका जो ट्रेनिंग देने वाले कोच हैं वो कैसे हैं, क्या है, कहीं 3 दिन रहना पड़ता है, कहीं 2 दिन रहना पड़ता है, कहीं 5 दिन का गेम है, कहीं 10 दिन। तो वालिदैन जो हैं इसमें बहुत ज़्यादा वो हैं, बस वो अपने कॉलेज की हद तक, अपने स्कूल की हद तक तो उसको सपोर्ट करते हैं, फेवर करते हैं। लेकिन मैं समझती हूँ 80-90% वालिदैन जो हैं इन मामलात की वजह से अपनी बच्चियों को गेम में या किसी भी ऐसी चीज़ में आगे आने से रोकते हैं। आगे आने से रोकते हैं। इमरान साहब कुछ कह रहे थे आप? जी, देखें, माँ बाप की सपोर्ट तो लाजमी चाहिए। देखें, अगर आपके घर वाले आपको सपोर्ट कर दें तो मैं इसको थोड़ा न्यूरो साइंस से भी लिंक करना चाहूँगा। कुछ एक ट्रेनिंग्स ली थी हमने भी, तो देयर आर डिफरेंट हार्मोन्स जो आपका ब्रेन रिलीज़ करता है। अब एथलीट जो है वो जब कोई गेम खेल रहा होता है तो आपका एड्रेनलिन ट्रिगर होता है। इसी तरह अगर आप कोई बहुत ज़्यादा विकेट लेते हैं, गले लगते हैं, तो आपको ऑक्सीटोसिन मिलता है,
ठीक है। अब आपकी बॉडी डिफरेंट हार्मोन्स ले रही होती है, माँ बाप की सपोर्ट भी आपको ऑक्सीटोसिन देती है, आपको हौसला देती है। आप देखिए ये जो आजकल वीडियो गेम्स वाले बच्चे जो हैं, ये इसके बारे में भी रिसर्च बताती है कि आपके ब्रेन से डोपामीन रिलीज होती है। जब आप 5 मिनट भी स्क्रीन देखते हैं तो वो बेसिकली डोपामीन आपके ये वो हार्मोन है, कोर्टिजोल, डोपामीन, जो आपकी बॉडी में आप चिड़चिड़ापन, शॉर्ट टेम्पर्ड, आपको अनर्व करता है आपको, और नफसियाती मसाइल शुरू हो जाते हैं। तो अब अगर आप एथलीट की बात करें, स्कूलों की बात करें, मेरा ख्याल है कि ये एज अ सब्जेक्ट बच्चों को स्कूल में बड़ी यंग एज में सिखाना चाहिए। जहां हम गवर्नमेंट पे इतना कहते हैं कि गवर्नमेंट क्या मेजर्स लेगी, मेरा ख्याल है कि स्कूल के अंदर आपकी स्पोर्ट्स एज अ सब्जेक्ट पढ़ाना चाहिए। उसके अंदर आपका बॉडी इज योर टेम्पल, आपको उसको किस तरह डेवलप करना है, उसको कैसे यूज करना है, किन चीज़ों को कितना रखना है। देखें, मैं कतन ये नहीं कह रहा कि वीडियो गेम्स या ये जो सेल फोन्स हैं ये आप छोड़ दें, इनसे नहीं छोड़ सकते आप इसको, ये आपकी जिंदगी का पार्ट है, जरूरत बन गई, जरूरत है, पार्ट है। इसकी क्वांटिटी कितनी रखनी है, और आपने वर्कआउट, अपनी स्ट्रेटेजी, स्पोर्ट्स किस जगह पे फोकस करना है। माँ बाप की सपोर्ट आपको ऑक्सीटोसिन देगी। इस चीज का लिमिटेड यूज, स्क्रीन का लिमिटेड यूज आपको उन हार्मोन से बचाएगा जो आपको एथलीट बनाते हैं, जो आपको आपकी एनर्जीज को सही जगह पे ट्रिगर कराएंगे। अब ये टेक्निकल सब्जेक्ट है, मैं इसका एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन हमारे पास के एक्सपर्ट्स मौजूद हैं, और बड़ा अच्छा हो कि एक स्पोर्ट्स का सब्जेक्ट सिखाया जाए स्कूल में। इससे माँ बाप का भी थोड़ा कॉन्फिडेंस लेवल इंप्रूव होगा, और बच्चों को भी मिलेगा कि डूज एंड डोंट्स क्या हैं अगर आप एक सक्सेसफुल एथलीट बनना चाहते हैं। अच्छा मुनव्वर साहब, माजूर खिलाड़ियों के हवाले से क्या कहेंगे, उनको किस तरह अब जो है हम लोग कारामद बना सकते हैं, उनके लिए कितना, क्योंकि हम देखते हैं कि अभी पिछले दिनों जो है बड़ा ज़बरदस्त से इवेंट NAD यूनिवर्सिटी के अंदर मुनक्किद हुआ, जहाँ पर 700 से ज़ायद स्पेशल अफराद शिरकत की उस इवेंट के अंदर। DG रेंजर्स सिंध वहाँ पर मौजूद थे, उसके अलावा आपका खिलाड़ी वहाँ पर मौजूद थे, तो समझते हैं उनके लिए भी अच्छा साइन था। और पहली दफ़ा ऐसा देखा गया कि 700 से ज़ायद जो एथलीट्स हैं वो ग्राउंड पे मौजूद थे, और जिसमें मुख्तलिफ मुकाबले हुए हमने देखे वहाँ पर। तो क्या कहेंगे माजूर खिलाड़ियों के हवाले से आप? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, मैं पाकिस्तान का पहला आदमी हूं जिन्होंने स्पेशल बच्चों पर, स्पेशल लोगों पर बहुत काम किया, स्टार्ट किया। क्योंकि जब हमने ये काम शुरू किया था उनको आगे लाने का, तो उस वक्त लोग उनको बड़े हिकारत से कहते थे, ये अंधा है, ये लंगड़ा है, ये लूला है, आप आज है, फिर थोड़ा सा बड़े तो माजूर है, आज यही ब्लाइंड टीम वर्ल्ड चैंपियन है जी। अच्छा, फिर एक प्रोग्राम हुआ अमेरिका में, 90 ममालिक ने उसमें हिस्सा लिया, स्पेशल ओलंपिक था। पाकिस्तान से 17 बच्चे गए, और ये जो मल्टी नेशनल कंपनियाँ होती हैं उन्होंने 2-2 लोगों को स्पॉन्सर किया था। तो वो 17 के 17 बच्चे जो हैं गोल्ड मेडल लेकर आए थे माशाल्लाह। और जब नीलाम घर एक प्रोग्राम आता था टेलीविज़न पर, तो वो सारे बच्चों को तारिक अजीज़ साहब ने अपने प्रोग्राम में मदऊ किया। तो उनमें से एक बच्चे ने शिकायत की कि तारिक साहब, हमें बड़ा लोग बुरे अंदाज में मुखातिब करते हैं, हम बहुत हर्ट होते हैं, हमारे लिए कोई स्पेशल नाम रख दिया जाए तो जिससे हमारी इज़्ज़त नफ्स जो है वो मजरू ना हो। तो उन्होंने कहा कि नहीं, आप तो बहुत अच्छे लोग हैं, आप देखें कि आप 17 के 17 बच्चे गोल्ड मेडल लेकर आए और बड़ा अचीवमेंट है, तो आप तो स्पेशल लोग हैं। तो उस दिन से इन बच्चों का, इन लोगों का नाम स्पेशल हो गया, इनको इज़्ज़त मिल गई, एहतराम मिल गया। अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ कि तकरीबन दुनिया की 10% आबादी जो है वो स्पेशल लोगों पर मबनी है। कोई आँख से है, कोई हाथ से, कोई पैर से, और माजूर कोई भी शख्स किसी भी लम्हे हो सकता है, सीढ़ी से गिर के हो सकता है, बस से गिर के हो सकता है, स्लिप हो गया तो हो गया। इस तरह से कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पैदाइशी होते हैं, नाबीना हैं, या उनको पोलियो हो गया, या इस तरह की कोई बीमारी हो गई, तो उनको हम इस तरह कारामद बना सकते हैं कि हम उनको हौसला दें, उनकी ट्रेनिंग करें, उनको अच्छे कोचेस दें, और उनको बताएं कि आप किसी से कम नहीं हैं। और मैं तो ये समझता हूँ कि जब भी किसी शख्स में किसी चीज़ की कोई कमी होती है तो अल्लाह ताला उसकी कोई और चीज़ ऐसी कर देता है कि उसमें जो सलाहियतें हैं वो मज़ीद बढ़ जाती हैं। मैंने कुछ ऐसे लोगों के इंटरव्यू किए जो लेक्चरर थे, नाबीना थे, तो मैं उनसे पूछता था कि सर ये बताइए, आप ने मैट्रिक किया, इंटर किया, BA किया, आगे बढ़े, फिर MA किया, MPhil किया, अब आप लेक्चर आ रहे हैं या प्रोफेसर हैं, तो ये आपने किन मराहिल से गुजर कर किया? मतलब आपने तो कभी चांद देखा नहीं, तो आपके जहन में चांद की क्या वो है? हम तो किसी को फिज़िकली देख के कहते हैं ना ये अच्छा है,
या ये ख़राब है, बिल्कुल। आपके तो उसमें है ही नहीं। तो वो कहते थे कि बात ये है कि हम लोगों को आवाज़ से पहचानते हैं। अगर किसी आवाज़ को हम समझते हैं कि वो हमारे लिए मुखलिस है, तो हम समझते हैं कि ये अच्छी शक्ल का आदमी होगा, अच्छी सूरत का होगा और ये बेहतरीन, क्योंकि उनका ख्याल ये है कि जो लोग अच्छे होते हैं उनकी आवाज़ अच्छी होती है, उनका अंदाज़ अच्छा होता है, उनकी अश्काल भी अच्छी होती है। मसलन आप विलन को देखें और हीरो को देखें, हीरो हमेशा आपको खूबसूरत लगेगा लेकिन विलन खूबसूरत नहीं होता। तो इसमें जो अमल है ना, उसका भी बड़ा दखल है। बड़ा अमल दखल है। क्या कहेंगे स्पेशल देखिए अफराद जी, के हवाले से? मजूरी से इमरान? मेरे जहन में 2-3 सेलिब्रिटीज़ आई, जिक्र कर लेते हैं। मुनीबा बाज़ारी एक पाकिस्तान की काफ़ी मशहूर पर्सनालिटी हैं। मजूरी, उनको पैदा मजूर नहीं हुई, मजूर हो गई, लेकिन उन्होंने अपना आप मनवाया। ग्लोबली अगर बात करें, स्टीफन हॉकिंग्स एक बहुत बड़ा राइटर है, ब्लैक होल के ऊपर उसने काफ़ी किताबें लिखी, रिसर्च की। बोल नहीं सकता था, चल नहीं सकता था। मजूरी, अल्लाह ताला का आप शुक्र करें, जिस हर वो बंदा जो मजूरी लेके पैदा नहीं हुआ, उसको रहम पैदा करना चाहिए अपने अंदर। और मुझे बड़ी खुशी होती कि अगर हमारे मुल्क में हर सरकारी बिल्डिंग में सीढ़ियों के साथ साथ कोई रैंप होता कि कोई मजदूर लोग, देखें मजदूरी सिर्फ जो बचपन में नहीं, आपको बुढ़ापे में भी आ सकती है। बिल्कुल। ठीक है, तो आपको अपनी सोसाइटी में, ये लोग हमारी सोसाइटी का पार्ट हैं। इनमें भी अगले स्टीफन हॉकिंग्स हैं, इनमें भी अगली मुनीबा बाज़ारीज़ हैं, इनमें भी आपको ब्लाइंड क्रिकेट टीम है हमारी, उन्होंने अपना लोहा मनवाया। तो अगर आपको अल्लाह ताला फिर ने अभी तीरंदाजी में जो है ब्लाइंड ने जो है सिल्वर मेडल पाकिस्तान के लिए हासिल किया है। देखें, अल्लाह ताला ने अगर आपको एक सलाहियत से महरूम रखा है तो ज़रूर किसी दूसरी सलाहियत में आपको दूसरे से ज़्यादा भी रखा हो सकता है। तो इसको ही ईमान का हिस्सा बनाएं। ये बच्चे और ये लोग हमारी सोसाइटी का पार्ट हैं। बिल्कुल, और ये हमें लोग हमारी इनके लिए सोसाइटी जो का हो सकता पार्ट है हैं। इस वक्त ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आते हैं तो गुफ्तगू को मज़ीद जारी रखेंगे। वक्फे से पहले बात हो रही थी स्पेशल अफराद की, तो अब थोड़ी सी बात और स्पेशल अफराद के हवाले से कर लें मनवर साहब से। मनवर साहब, हुकूमत इस तरफ कितनी तवज्जो देती दिखाई दे रही है स्पेशल अफराद पर? देखिए, हुकूमत तो जो दे रही है तवज्जो, वो तो ऐसी नहीं है। ज़्यादातर हम देखते हैं कि इसमें NGOs जो हैं, प्राइवेट सेक्टर जो है, वो खुसूसी दिलचस्पी रखता है और बहुत सारी NGOs जो हैं वो ऐसे प्रोग्राम करती हैं और उनकी जो मुश्किलें हैं उनको हल करने की कोशिश करती हैं। जैसे हमारे यहाँ दारुल सुकून है, उसे देख लें आप, वो ऐसे बच्चों को रखता है जो स्पेशल हैं, उनकी देखभाल करता है, उनको बेहतरीन खुराक देता है और इलाज मालजा उनका आगा खान जैसे बड़े हॉस्पिटल में होता है। उनके वालिदैन नहीं होते, बल्कि वो ऐसे होते हैं, बच्चे के वालिदैन ख़ुद उनको छोड़ के चले जाते हैं, कभी पलट कर नहीं आते। इसी तरह रोटरी क्लब है, अमेरिका का सबसे बड़ा इदारा, पुराना सोशल समाजी खिदमात का कदीम इदारा, वो भी यहाँ पे पाकिस्तान में बेइंतहा काम कर रहा है। ऐसे बच्चे जिनकी टांग नहीं है, हाथ नहीं, मसनूई टांगें और हाथ या ऐसी और चीज़ें, वो फ्री प्रोवाइड करता है, वो उनको फ्री देता है। तो बात दरअसल ये है कि यहाँ पे समाजी इदारे जो हैं वो इस काम में पेश हैं, आगे हैं। अच्छा, समाजी इदारे पेश हैं। इमरान कदीर साहब, गवर्नमेंट इस तरफ तवज्जो नहीं दे रही है, क्या वजूहत हैं? क्या समझते हैं कि स्पेशल अफराद के लिए तो कम से कम तवज्जो दे? जिस तरह ये मनवर साहब कह रहे हैं कि प्राइवेट सेक्टर अपना किरदार तो अदा कर रहे हैं स्पेशल अफराद के लिए, लेकिन गवर्नमेंट सतह पर उन पर काम होता नज़र नहीं आ रहा। सर, गवर्नमेंट तो माले मुफ्त दिले बेरहम होती है। लेकिन जब तक कोई स्पेशलिस्ट, गवर्नमेंट इज़ नॉट अ स्पेशलिस्ट ऑफ द सब्जेक्ट। आपको अगर स्पेशल पीपल के लिए आपको एक्सपर्ट्स चाहिए, मेरा ख्याल है कि जब उनको फंड्स एलोकेशन तो गवर्नमेंट का पार्ट होना चाहिए, मगर आपको इनको ग्रूम करने के लिए, इनकी नरिशमेंट के लिए, इनको नर्चर करने के लिए स्पेशलिस्ट चाहिए। इस तरह NGOs का कह रहे हैं, NGOs के साथ इदारे ऐसे, और मैंने इनको इनकरेज करना चाहिए कि NGOs के फंड्स की सोर्सिंग में भी अगर गवर्नमेंट हिस्सा डाले तो उस पर काम किया सकता है। लेकिन एट द सेम टाइम ये तो हो गया इनको डेवलप करने का। प्राइवेट सेक्टर, चाहे सरकारी नौकरी हो चाहे प्राइवेट सेक्टर की नौकरी हो, उनमें भी मैंडेटरी कोटाज होना चाहिए ताकि ये लोग, इनको भी नॉर्मल लाइफ जीने का मौका मिले, ये अपने आप को, ये भी अब फैमिलीज़ बना सकें, ये भी अपना फाइनेंशियल वेलबींग के ऊपर काम कर सकें। तो जहाँ गवर्नमेंट की सिर्फ सब कुछ गवर्नमेंट पर डालना भी ज़्यादती है। लेकिन गवर्नमेंट आपको सिर्फ फंड एलोकेट कर सकती है, एक्सपर्टीज़ गवर्नमेंट के पास नहीं होती।
वो एक्सपर्ट्स के पास होती हैं। तो आपको एक्सपर्ट्स डेवलप करने, तो समझते हैं कि जो बजट इनके लिए मखसूस किया गया उसे भी बढ़ाया जाए। देखिए बजट तो जितना मर्जी हो कम होता है। देखिए आप वो कहते हैं, पंजाबी में बोलूँगा, जिन्ना गुड़ उन्ना मीठा। ठीक है जी, आप गुड़ जितना डालेंगे उतने अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे आपको। तो इसी तरह फंड ज़्यादा एलोकेट करेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। देखिए इस बात से कोई डिनाइल नहीं है कि हम लिमिटेड रिसोर्सेज वाला मुल्क हैं, हम एक बोरोड इकोनॉमी के तौर पे लेबल किए जाते हैं। बिल्कुल। तो फंड एलोकेशन चैलेंजिंग रहेगी, तो सारा कुछ आप गवर्नमेंट पे डाल दें, ये भी ज्यादती है। और सियासत बीच में आ जाए तो वो और भी सियासत बीच में आ जाए। आग पे तेल का क्या काम कहेंगे बजट के हवाले से? सर मैं ये कहूँगा कि बजट, जैसे सर ने कहा कि जितना भी हो कम है, बात यह है कि बजट का सही इस्तेमाल होना चाहिए, बदउनवानी ना हो। और यहाँ पे जो स्पेशल लोग हैं उनको लोग हक़ारत की नज़र से देखते हैं, आज भी उनके लिए किसी किस्म की कोई सहूलियात नहीं है। जैसे हम नादरा में जाते हैं तो स्पेशल लोगों के लिए एक अलग वो होना चाहिए कि उन्हें लाइन ना लगानी पड़े, रैम हो। अगर वो व्हील चेयर पे आता है तो उसको हद, तो ये कायद आज़म के मज़ार पे जो लिफ्ट लगी हुई है स्पेशल लोगों के लिए, वो भी अक्सर बंद होती है, ख़राब होती है। तो वो आप बताइए कि कायद आज़म के मज़ार पे जो हाज़िरी देना चाहता है, जाना चाहता है स्पेशल पर्सन, वो कैसे ऊपर जाए? ठीक है ना, ये यहाँ की बात नहीं है, हर जगह ही है। अच्छा, जहाँ मुलाजमतों का या कोटे का सिलसिला है, माज़ूलों का, उस पर अमल दरामद नहीं होता। आप लाहौर में देख लें, अक्सर नाबीना अफराद जो है एहतजाज करते हुए मिलते हैं। कराची में भी करते हैं, कराची में भी है। अच्छा, मज़े की बात यह है, कराची का तो खैर मुझे शायद पुलिस उन पे लाठी चार्ज, हाँ, लेकिन पंजाब में मैंने बहुत सुना और देखा कि वहाँ पे उन माजूर अफराद को जो नाबीना है उन पे लाठी चार्ज भी हो रहा है, उनको तशद्दुद भी किया जा रहा है, उन पे रहम नहीं खाया जा रहा है कि ये आँखों से महरूम हैं और अपने जायज़ हक़ के लिए, मुलाजमत के लिए वो भीख मांगने की परमिशन नहीं मांग रहे हैं कि हमें आप भीख मांगने दें। आप वो कहते हैं हमें मुलाजमत दे दें, जॉब दे दें, बाइज़्ज़त तरीके से हम मुलाजमत करें, किसी तरीके से अपनी ज़िंदगी को गुजारें, किसी पे बोझ ना बने। माज़रत के साथ हमारे यहाँ जो कराची में या यहाँ आप कभी सर्वे कर लें, एक लाइन से शुरू करें, आप हज़ारों गदागर मिलेंगे आप। बिल्कुल। और उसके साथ वो जो हिचड़ा कहते हैं शायद, वो ख्वाजा सर, वो खड़े होते हैं हट्टा कट्टा जगह जगह पे, और वो इस तरीके से पैसे मांगते हैं कि अगर आपकी मिसेस साथ हैं, बच्चे साथ हैं, फैमिली साथ है, तो आपको शर्मिंदगी होती है। वो इस तरह की आवाज़ें भी कसते हैं, इस तरह की बातें भी लोग करते हैं। तो ये बाकायदा यहाँ एक्ट है गदागरों के ख़िलाफ़, या लेकिन यहाँ कुछ नहीं होता। तो उसको देख के दूसरे जो लोग हैं जो माजूर हैं लेकिन नौकरी करना चाहते हैं, जॉब करना चाहते हैं, उनको आप कम से कम किसी तरीके से सपोर्ट तो करें। हाँ, एक साहब जो पहले हमारे कमिश्नर थे कुछ अरसे पहले तक, उन्होंने बड़ी तवज्जो दी, उन्होंने बड़ा काम किया ख्वाजा सहरा के लिए। क्योंकि सबसे पहले जब मैंने इनको छापना शुरू किया तो लोगों ने मुझे कहा कि मुनव्वर भाई आपको कोई और नहीं मिला, इनको छापते हैं आप। मैंने कहा देखो ये भी इंसान है, जानदार है, इनके क्या मसाइल हैं उसको समझना चाहिए, उन मसाइल को हल करना चाहिए, ना कि आप उसको किसी और उसमें देखें। तो यहाँ पे दरअसल लोगों का जो अंदर का एहसास है ना, वो जगाने की ज़रूरत है, वो जगाने की ज़रूरत है। जब इंसान हसास होगा, सेंसिटिव होगा, उसको ये ख्याल होगा कि जैसे ये है ऐसे मैं हूँ, इसमें एक कोई कमी है जिसकी वजह से लोग इसको हकीर समझ रहे हैं, लेकिन वो तो अल्लाह की बनाई हुई मखलूक है, उसका ख्याल सबको करना चाहिए। सरकारी सतह पे ये तो इस्लामी मुल्क है। आप ये देखें हमारे यहाँ जो इदारे हैं, ऐसे समाजी इदारे जो हैं, वो इनकी बहुत खिदमत करते हैं। अभी रमज़ान है, रमज़ानों में देखें राशन दे रहे हैं और दीगर चीज़ें दे रहे हैं, किसी न किसी तरह इनकी हेल्प कर रहे हैं। और जबकि गवर्नमेंट के जो इदारे हैं वो बैतुल माल, ये काम उसका है। बिल्कुल, बैतुल माल का क्या परफॉर्म है हमें नहीं पता, वो क्या कर रहा है। ठीक है, मज़ारात के पास इतने बड़े बड़े बॉक्स होते हैं, जब वो सालाना खुलते हैं तो कितने अरब और करोड़ के उसमें से जेवरात निकलते हैं, पैसे निकलते हैं, वो कहाँ जाते हैं? बिल्कुल इमरान साहब, इस पे थोड़ी सी आप बात कर लें कि मैंने काफ़ी दुनिया ट्रेवल की हुई है, मैं अपनी ज़िंदगी का बहुत बड़ा पार्ट पाकिस्तान से बाहर भी रहा हूँ। मैंने बाहर कभी ख्वाजा सरा इशारे पे भीख मांगते नहीं देखे। लेकिन मैं जब पाकिस्तान की बात करता हूँ, प्रोफेशनली मैं एक बैंकर हूँ, तो मुझे तो इनके लिए वहाँ पर भी रोल नज़र आता है कि
बहुत सारे डिफ़ॉल्टर्स हैं जो लोन लेके घर बैठे रहते हैं, तो अगर इनको नौकरी और मदद मिले तो ये दे कैन प्ले देयर रोल। इनको भी आप एक रिकवरी ऑफिसर के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत सारे और रोल्स हैं जहाँ पर ये डिलीवर कर सकते हैं, लेकिन हमने बेहिस माशरा है, हमने इनको भीख पे लगाया हुआ है कि इशारों पे भीख मांगो या नाचो, बस ये दो काम करो, जो कि अनफॉर्चुनेट है और ऐसा नहीं होना चाहिए। जो है वो आप देखें बहुत ज़्यादा इससे मुतासिर होता है जब फॉरेनर आते हैं, सड़कों से गुजर रहे हैं, वो देख रहे हैं कि हर आदमी बिल्कुल। अच्छा आप यहाँ देखें एमेजना रोड पे जो ये गदागर भिखारी खड़े हैं, वहाँ पे खड़े होने के रेट हैं क्योंकि वहाँ रुपया मिलता है। थोड़ा सा आगे चले जाएं क्लिफ्टन साइड पे, वहाँ डॉलर और रियाल और दिनार मिलते हैं। उस माजूर कहेंगे क्योंकि वो माजूर अपने आप को दिखा के बता के मनोहर साहब, प्रोग्राम में टाइम कम है, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। मनोहर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, इमरान कदीर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का अख्ताम करते हैं इस दुआ के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें और पाकिस्तान का सब्ज़ हिलाली परचम दुनिया भर में रोशन रहे। इसी के साथ अपने मेज़बान शहजादा मोइन को इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद।